प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। अभिषेक नाम है इनका, अभिषेक तापोले। ये महाराष्ट्र से हैं, सतारा से इनकी कुंडली है। और सबसे पहले तो आपको इनकी कुंडली के दर्शन कराने से पहले इनकी कुंडली का पंचांग बता देता हूं। बन के रहिएगा, कहीं जाना नहीं है, मैं भी आ ही गया हूं और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं यूं ही, बस यूं शुरू। 1 मई 1999 सुबह 8:30 सतारा महाराष्ट्र। इस आधार पर इनकी कुंडली का निर्माण जो पंचांग का बनता है, ज्येष्ठ माह में होते हैं। ये व्यक्ति थोड़ा बाहर चला जाए, दूर चला जाए जन्म स्थान से तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। घर से दूर चले जाएं तो बहुत बढ़िया बात होगी। और धन बाहर जाएंगे तभी बचेगा, नहीं तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। वैशाख माह और उत्तरायण में जन्म है, ये ठीक है। वैशाख माह व्यक्ति प्रारब्ध को मान कर चलने वाला होता है, अपने कर्म पे भरोसा करने वाला होता है और कार्मिक होता है। सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है तो अब सरकार से जुड़ करके कोई काम करे। व्यक्ति के अंदर धार्मिकता, व्यक्ति के बौद्धिक होने का, नैतिक होने का, आध्यात्मिक होने का, सांसारिक होने का, श्रेष्ठ होने का, अच्छे विचारों के दिमाग में उपज का, ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। उत्तरायण में जन्मे हैं मतलब शुभ ग्रह की स्थिति ठीक है। अनुकूलताएं ज्यादा होंगी, प्रतिकूलताएं कम होंगी जीवन में। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे, मैंने बात कही थी ना कि दूर जाइए, यही बात है। अगर दूर जाएंगे तो काम ज्यादा बनेगा, निकट रहेंगे तो थोड़ी सी पैसे बचते कम हैं, बस यही बात है। पैसे बचाना चाहते हैं तो दूर ही जाना पड़ेगा। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, प्रतिपदा का। अब यहाँ पे चंद्रमा जो होंगे वो शुभ ग्रह बन जाते हैं, तो कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा शुभ ग्रह। इसका मतलब है कि अब व्यक्ति के जीवन में एक ऐसे सोर्स से पैसे आएंगे जो हर महीने दे। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में एक तो जन्म उत्तरायण का हुआ, कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं तो कभी कभी कटु वचन भाषी होंगे, कभी कभी रौब जमाने वाले होंगे। रौबदार होता है व्यक्ति। और एकाद कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा का जन्म है, यानी कि अब यहाँ पे जो स्थिति है वो नंदा तिथि हो गई। तो नंदा तिथि में जन्मने वाले जो जातक होते हैं वो आनंद करते हैं जीवन में। जो होती है ना बात, वो सच्चिदानंद, सतचित और आनंद की अनुभूति से व्यक्ति लैश होता है, मतलब परमात्मा से निकट होता है, भगवत भक्ति का जो है वो अध्ययन करने वाला होता है। शनिवार को जन्मे हैं। अब यहाँ पे एक स्थिति जो है वो थोड़ी सी निगेटिव हो रही है, और वो ये है कि शनिवार को जो लोग जन्मे होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है मोटे नख, मोटे बाल। कई बार जो होता है वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अंतिम समय पे भी जब तक व्यक्ति मृत्यु के शैया पर पहुंच ना जाए तब तक उसकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती हैं और वो हमेशा ही उसमें लगा रहता है। और ऐसी स्थितियों में जाने के कारण व्यक्ति को कई बार कुंठा से ग्रसित होते हुए देखा जाता है, कुंठा से ग्रसित हो जाता है। अब एक बात जो कि समझने वाली है, और वो ये है कि अगर शनिवार को जन्म हुआ है तो आपको इस बात का फोकस कर लेना चाहिए कि आप जो लक्ष्य बना रहे हो, ध्यान से समझिएगा, आप जो लक्ष्य बना रहे हो उसमें अब आपके वार के नक्षत्र के वार के जो अधिपति हैं शनिदेव का प्रभाव बढ़ा। मतलब क्या, अब यहां पे आपको न्याय करना होगा, नहीं तो होगी क्या बात कि जब तक आप अपने कर्म के साथ और अपने जो टोटल टास्क है आपका, अगर उसके साथ आपने न्याय नहीं करा है तो अब आप उसको पा नहीं सकते। और इसी वजह से व्यक्ति के जीवन में कुंठा का प्रादुर्भाव होता है। इसी वजह से व्यक्ति के जीवन में कुंठा ग्रसित होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शनिवार को जो लोग जन्मे होते हैं उनके फल के प्राप्त होने में देर की स्थिति बनती है। दरअसल उन पे शनि का असर होता है, उस पे शनि का प्रभाव होता है। इस कारण से व्यक्ति के काम रुकते, बनते, ढिलते से होते हैं। मतलब अब आपको टोटल फोकस होकर के काम करना होगा, यह बात है। व्यक्ति का जन्म विशाखा नक्षत्र, व्यतिपात योग बालवकरण। व्यतिपात योग में जन्मा है तो असफल भी होगा। विशाखा नक्षत्र में जन्मा है तो गुरु का प्रभाव है, तो गुरु का प्रभाव होने से धार्मिक है, आध्यात्मिक है, यशस्वी है, गुणवान है, प्रतिभा संपन्न है, श्रेष्ठ है, मजदूरों का स्वागत करने वाला है, सबके साथ सम्मानजनक स्थितियों में उपस्थित होने वाला है, लंबे चौड़े कद का होगा, अच्छा होगा, देखने में सुंदर होगा, प्रकृति अच्छी होती है, शुद्ध वाणी को बोलने वाला होगा। पर ये सारी बातें निर्भर भी करेंगी, मतलब आपकी कुंडली का जो पंचांग है वो आपको बेहतर दे रहा है। कैसे? एक तो सबसे पहले आप
ग्रीष्म ऋतु में जन्म हुआ, ऊपर से उत्तरायण में हो गए, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा शुभ ग्रह हो गए, ये सरकारी नौकरी में सरकार से जुड़कर सरकार से लाभ लेने की स्थिति, पिता के सदृश होना, पिता से भी ऊंचे पद पे जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेना। और विशाखा नक्षत्र तो वैसे भी गुरु का नक्षत्र है। अब यहाँ पे व्यक्ति अगर खुद का भी कभी काम करना चाहे तो कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कोई भी काम हाथ में ले तो व्यक्ति आसानी से उसको पूरा कर लेता है। और साथ ही साथ व्यक्ति चिरंजीवी भी होता है, आयु में शतायु होता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होंगे ये। अब ये जो स्थिति है वो व्यक्ति को मेहनती बनाएगी। और एक स्थिति जो इनकी कुंडली में यहां पे बन रही है जो पंचांग में, कि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण इनकी जो जागृति होती है चीजों को समझने की, जैसे आपके भविष्य में आपके साथ कौन सी घटना होने वाली है, उसको जो समझने का डर होता है वो सामान्यतया अन्य लोगों की अपेक्षाएं थोड़ी ज्यादा सी होती है। मतलब ये कहने का है कि अब आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं 10 दिन 15 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भविष्य में, उसको आप आज ही समझ जाओगे। कई बार उसका अंदेशा लग जाता है या कई बार व्यक्ति स्वप्न के माध्यम से उसको जान जाता है। तो इस चीज को अगर आप विकसित करना चाहते हो तो कर लो। परिणाम आने वाला हो पहले से पता चल जाए, घर में पैसे की दिक्कत होने वाली हो पहले से पता चल जाए, घर में कोई बीमार होने वाला हो पहले से पता चल जाए, किसी भी प्रकार की अनहोनी होने वाली हो पहले से पता चल जाए। ये आपके पास आपके परमात्मा ने दे रखा है। पर एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कभी भी ये ना सोचना कि आप आज के हो तो कुंडली नहीं है। बिल्कुल हो, आप आज के हो, पर कुंडली हजारों नहीं करोड़ों साल पुरानी है। और ये विद्या बड़ी प्राचीन है। भरोसा ना हो तो देखना मत। अब आगे इनकी कुंडली का पंचांग बता चुका हूं, ग्रह स्थितियों पे आता हूं। आइए अब आपको विश्लेषण पे लेके आने से पहले इनकी कुंडली में जो अच्छी चीजें बन रही हैं वो बता देता हूं। सबसे अच्छी बात क्या है इनकी कुंडली में? सबसे अच्छी बात जो है, लग्न के अधिपति लग्न में, ये व्यक्ति के स्वस्थ, मजबूत, श्रेष्ठ, विचार संपन्न, धार्मिक और यशस्वी होना, साथ ही खोजी प्रवृत्ति का होना, पद पे विभूषित होना, ये सारी चीजें देंगे। व्यक्ति की कुंडली का भाग्य भाव जहां के अधिपति होकर के शनि नीच के हैं, ये एक कमजोरी भी है, लेकिन उनके नीचत्व को सूर्य ने भंग किया है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में शनि मोक्षदायक हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन को संतुलन पैदा करने में कई बार उनकी महत्ती भूमिका भी देखी जाएगी, पर वो व्यय को नियंत्रित भी करेंगे। हालांकि सूर्य उच्च का है और अवस्था में युवा है इनकी कुंडली में, इस वजह से नवमांश कुंडली में स्वग्रही होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस वजह से वो ठीक देखे जा रहे हैं। पर वैसे भी एक बात बता दूं कि भाग्य भाव के अधिपति के साथ अगर सूर्य की स्थिति बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता का आह्वान ज्यादा होता है और व्यक्ति बड़े और बुजुर्ग का आदर, सम्मान, श्रेष्ठ स्थितियों में जाकर अपने आप को स्थापित करने वाला होता है। क्लियर है? इनकी कुंडली में दूसरी ये अच्छी बात थी। तीसरी सबसे अच्छी बात है इनकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा का छठे भाव में बैठना। ये कई लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, पर हां, जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति का छठे में जाना, ये एक तरफ जहां व्यक्ति के कमजोर करने के प्रभावों को भी दिखा रहे हैं, पर वास्तव में इस पे भाग्य भाव के अधिपति जो नीच के होकर के जिनका नीचत्व भंग हुआ है, सप्तम भाव के अधिपति पे भाग्येश की दृष्टि पड़ जाने के कारण, गौर करिए, सप्तम भाव के अधिपति मंगल, उस पे भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि और उच्च के सूर्य जो कि जन्म कुंडली के सुखेश होते हैं, यानी कि सप्तम भाव के अधिपति मंगल पे सुख भाव के अधिपति सूर्य और भाग्य भाव के अधिपति शनि का देखना, ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ स्थितियों को दिखा रहे हैं। अब इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ व्यक्ति की कुंडली में, जहां व्यक्ति की कुंडली में मंगल और चंद्रमा, व्यक्ति आगे बढ़े प्रतियोगिताओं में सफलता अर्जित करने के लिए ये योग काफी है और बेहतरीन है। व्यक्ति ऊंचे पदस्थ अधिकार को अर्जित करना चाहता है, उच्च पदस्थ अधिकारी बनना चाहता है, समाज में लोगों पे हावी होना चाहता है, अपने कलम की ताकत से अगर स्थापित करना चाहता है खुद को, प्रतियोगिता में विजेता बनना चाहता है, निस्संदेह ये मंगल यहां पे लाभ देने वाले हैं। तुला राशि है, वायु तत्व की राशि और अग्नि तत्व का ग्रह। चंद्रमा और मंगल जब एक साथ बैठ जाते हैं तो ये लक्ष्मी से संपन्न व्यक्ति को बना देते हैं। पर एक बात जो यहां पे खटक रही है और वो ये है कि सूर्य और शनि का 12वें जाना कई बार व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ने का काम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य और राहु केंद्र में एक दूसरे से जा रहे हैं। यहां पे राहु की स्थिति जो है वो सूर्य को कई बार प्रभावित भी करेगी क्योंकि वो एक दूसरे से केंद्र में जाते हैं।
तो ये कई बार सूर्य को नेगेटिव भी मिलेगा। तत्वों में विकसित होने की स्थिति जो निगेटिविटी है उसको थोड़ी सी मिलती है, हालांकि उस पर बहुत ज्यादा असरकारक होने की स्थितियां नहीं है। पर यहां पे जो अच्छी चीज थी कि सुख भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति और भाग्य और दशम के अधिपति का दृष्टि संबंध बनना, यह सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहां से संबंध बना, पंचम और चतुर्थ और भाग्य के अधिपति एक साथ व्यय बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पे दाम्पत्य कमजोर होगा, व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाए, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी काम करे, मैंने शुरू में ही बात कही थी, तो यह स्थिति बन रही है। ये तीसरी सबसे अच्छी बात थी। चौथी सबसे अच्छी बात वो बता दूं, यहां पे गुरु नीचत्व भंग कर रहे हैं बुध का। इनकी कुंडली में जिनके ग्रह को आप नीच दृष्टि से देख रहे हो, नीच के संबंधों में देख रहे हो, वास्तव में उन सबका बहुत अच्छे तरीके से नीचत्व भंग हुआ है। नीच भंग राजयोग 4 तरीके से बनता है, आगे आने वाले दिनों में उस पर कार्यक्रम बनाऊंगा, पर फिलहाल के लिए अगर बता दूं, यहां पे बुध 23 और गुरु 24, ये अच्छी तरीके से नीच भंग हो रहा है। सूर्य 13, शनि 16 और 13 का ये संबंध भी नीचता को भंग कर रहा है। पर एक बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी बात है जो कभी कार्यक्रम में भी बताऊंगा, पर कई बार कुंडलियों में देखने को मिलती हैं चीजें कि नीच भंग हो जाता है पर कई बार वो ग्रह फल नहीं करता है। हां, ऐसा भी है। पर एक बात बताता हूं, नीच भंग होना और उसका फल करना 2 अलग अलग बातें होती हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि ग्रह अगर अपने नीच को भंग कर रहा है या जो ग्रह उनकी कुंडली में या आपकी कुंडली में ग्रह के नीचत्व को भंग कर रहा है वो वास्तव में अगर मजबूत नहीं रहा तो कई बार वो कमजोर भी हो जाता है, या अगर वो भाव कमजोर रहा जहां पे ग्रह का नीच भंग हो रहा है तो कई बार व्ययात्मक स्थितियां ज्यादा बनती हैं और धन हानि, नुकसान, पुरस्कार का ना मिलना, समस्याओं में पड़े रहना, विपरीत परिस्थितियों का बनते रहना, ये भी बातें दिखती हैं। वैसे एक बात और भी है, इनकी कुंडली में मंगल और शनि का संबंध बनना, ये बड़ी अच्छी बात है। मंगल और शनि के संबंध के बन जाने मात्र से ही व्यक्ति टेक्निकली स्ट्रांग हो जाता है और तार्किक होगा, बुद्धिमान होता है और तर्क विद्या में निपुण होता है। किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पर कसेगा फिर जाकर के मानेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो बोल दोगे वही ये मान लेगा। ये इनकी कुंडली की चौथी सबसे अच्छी बात थी। पांचवी सबसे अच्छी बात, गुरु और बुध का एक साथ बैठना। ये व्यक्ति की कुंडली में जहां पंचम भाव को मजबूती देंगे, क्योंकि पंचम को देख रहे हैं। अलग बात है कि वो नीच के हैं, पर फिर भी वो ग्रह जिस भाव का अधिपति है अगर उसे देख लेता है तो कहीं ना कहीं उसको सकारात्मक माहौल मिल जाती है। इस वजह से कई बार व्यवधान और स्वास्थ्य में कमजोरी भी बनेगी, क्योंकि वास्तव में वो अष्टमेश के साथ बैठा है ना। पंचम के अधिपति अष्टम के अधिपति के साथ बैठे, इसका मतलब क्या है, वो लाभ तो देंगे पर कई बार उसमें परिणामों में देर भी मिल सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि नीच के शनि, न्याय का ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है, भाग्येश नीच के हैं, कर्मेश नीच के हैं, तो कभी कभी उसमें विलंब की स्थिति भी बनेगी। अब यहां पे बात खत्म। अब आगे इनकी कुंडली में सूर्य पे आपका ध्यान लेकर के आता। आइए अब आपको सबसे पहले इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति के बारे में बता देता हूं। देखिए एक बात बताता हूं, सबसे पहले तो सूर्य अगर व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है तो उसके लिए निकटतम रूप से बहुत ज्यादा आवश्यक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य प्रशासन का कारक ग्रह माना जाता है। वो राजा है और आपको उसके निकट जाने के लिए खुद को उसके सदृश सांचे में ढालना भी होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में अगर सूर्य चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के विदेश भाव में उच्च के हुए हैं और जहां वो दशम और नवम भाव के अधिपति शनि के साथ बैठ करके शनि का बल बढ़ा रहे हैं, वहां वो सूर्य 16 अंश के हैं, उच्च के हैं और युवावस्था में हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी देखी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वो मंगल से भी दृष्ट हो रहे हैं, यानी कि 2 पराक्रमी ग्रह शनि मंगल राहु केतु, और शनि मंगल का संबंध बना, चंद्रमा का संबंध बना जो कि जन्म कुंडली में पराक्रमेश है। तो पराक्रम भाव के अधिपति और सुख भाव के अधिपति का दृष्टि संबंध बना, भाग्य भाव के अधिपति और सुख भाव के अधिपति की युति बनी। ये बहुत अच्छी स्थिति है जहां व्यक्ति के सुख और भाग्य इन दोनों का एक साथ मिलना बड़ा अच्छा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से अगर समझा जाए तो बहुत बढ़िया बन रही है बात। और एक बात है कि इनकी कुंडली में भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति जिससे जुड़ेगा उसको लाभ देगा, जिसके जीवन में आएगा उसको भरेगा, क्योंकि शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हैं मृगशीरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, नक्षत्र के अधिपति स्वग्रही और वो भी लग्न में, तो ये जातक को श्रेष्ठ बनाता है।
और उनकी दूसरी जो राशि बन रही है वो जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठी है, जहां पे स्वयं मंगल बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के व्ययेश होते हैं, 12वें भाव के अधिपति, जिनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बनती है। इस कुंडली के लिए मंगल ठीक नहीं होते, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए मंगल ठीक नहीं होते, पर निस्संदेह यह बात बनती है कि लग्न के ऊपर मंगल के दृष्टि मात्र पड़ जाने से व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक सेवाओं में जाने का बोध पैदा होगा। व्यक्ति तार्किक है, सूक्ष्म दृष्टिकोण को रखने वाला है, बुद्धिमान है, क्योंकि गुरु बुद्ध एक साथ बैठे। गुरु है ज्ञान, बुद्ध है बुद्धिमत्ता का कारक। व्यक्ति के परिणाम देने के लिए, व्यक्ति के परिणाम में सुलभता लाने के लिए गुरु और बुद्ध कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह बात बहुत अच्छी है। सूर्य पे मंगल का प्रभाव ये बड़ी बढ़िया। हाँ, हालांकि एक बात और भी है कि यहां पे व्यक्ति को कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में जहां शुक्र लाभदायक स्थिति दिखा रहे हैं, वहीं पे नेत्रों की समस्या भी कई बार बनेगी। व्यक्ति को हेडेक होता है, माथे का दर्द, सीने का दर्द, वायरल बीमारियां जल्दी आसानी से पकड़ लेने की स्थिति। चंद्रमा चूंकि मजबूत है, इस वजह से वो धन एक सरीखा लेने के काबिल है, व्यक्ति ला देगा। जहां भी मेहनत करेगा वहां पे समरसता का माहौल जागृत रखेगा और बुद्धिमान भी है। वृषभ लग्न का है जातक, लग्न के अधिपति लग्न में बैठे हैं, लग्न को बली बना रहे हैं, उस पे किसी भी पापक ग्रह का कोई असर नहीं है, लेकिन सप्तमेश मंगल देख रहे हैं, इस वजह से वो कई बार कई चीजों को देख लेता है। कई चीजों को देखने का मतलब है विपरीत के प्रति आकर्षण का भाव पैदा करना, भौतिक चीजों के पीछे भागने की कला रखना, कला क्षेत्र का माहिर हो जाना, फैशन और ट्रेंड में चल रही चीजों को अपने ऊपर लागू करना, महंगे गैजेट को अपने पास रखने का हिमायती होना। इन सब चीजों का व्यक्ति फेमिनिस्ट होता है, स्त्रियों का पक्षधर होता है, स्त्रियों के निकट जाकर के उनसे मित्रता करना चाहता है, स्वस्थ है, सुंदर है और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। अब बात चंद्रमा की करूं। आइए अब बात चंद्रमा की कर देता हूं। चंद्रमा इनकी कुंडली के लिए कहां के अधिपति बनते हैं? पराक्रम के अधिपति। अपने भाव से चतुर्थस्थ गया ग्रह अच्छा परिणाम कई बार नहीं करता है, ये बार बार बोल रहा हूं। यहां से अधिपति चतुर्थस्थ रोग में गए। अब वो कहां के कारक होते हैं? तो जन्म कुंडली में चौथे भाव के कारक होते हैं। यहां वो माता भाव के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, मन बुद्धि मस्तिष्क और इनमें उठ रहे विचार और संवेदनाओं और भावनाओं के कारक होते हैं। वो रोग में गया और राहु से केंद्र में गया, उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई जो कि पहले से ही असंतुष्ट है। सूर्य की दृष्टि पड़ गई, पर वो मंगल के साथ बैठा है जो कि सप्तमेश होते हैं, यानी कि त्रिक भाव, यानी कि यहां पे चतुर्थ, तृतीय और सप्तम, इन दोनों भावों के अधिपति एक साथ छठे में जा रहे हैं। तो अब यहां पे क्या बात होगी कि व्यक्ति कई बार किसी भी प्रकार के दुश्मन को हराने की ताकत रखेगा, क्योंकि उसके पास बल है राहु का। हां, उसके घर में एक ऐसा शत्रु बैठा है जो दिखता ही नहीं है। तो यहां पे ये बात बड़ी समझदारी वाली है। उसके पास ऊर्जा है क्योंकि मंगल स्वयं बैठा है, उसके पास सूर्य का बल है क्योंकि सुख है, तो उसके तो भाग्य में ही और उसके तो चंद्रमा पे ही सुख भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ गई, उसके चंद्रमा पे ही भाग्य और कर्म के अधिपति की दृष्टि पड़ गई, यानी कि किसी भी खराब भाव के तो अधिपति की दृष्टि पड़ी नहीं। पर यहां पे कमजोरी कहां है? तो व्यक्ति स्वयं के इम्यून को कमजोर करेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के व्यक्ति कई बार केयरलेस होता है, तो यह नहीं होना चाहिए। शत्रु चाहे कुछ भी हो, कभी डरने की कोई बात नहीं है। मन रोग हो सकता है, व्यक्ति मन में संशय पैदा कर सकता है, पर ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा अगर छठे भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को कभी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रतियोगिताओं में विजेता बनाने में ये चंद्रमा सहायक होंगे, ये बात सिद्ध होती है। ये चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं 21 अंश 59 कला विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में, जो उसको देख रहा है तो नहीं देख रहा है, पर जिस नक्षत्र में बैठे हैं चंद्रमा, उस नक्षत्र का अधिपति स्वग्रही होकर के बुध के साथ बैठा है जो कि पंचमेश है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सुख और प्रेम में वात्सल्य, ये सब रहेगा। व्यक्ति का दांपत्य ठीक रहे, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां पे पड़ रही है ना भाई, यहां से पंचमस्थ होकर के बैठे हैं, यहां का कारक ग्रह शुक्र उन्हें देख रहा है, और षडबल में तो शुक्र वैसे भी सबसे बलवान ग्रह के रूप में दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को संतति भी हो, माता के सुख में व्यक्ति को प्रभाव भी मिले, माता का सुख, क्योंकि माता भाव का कारक जो ग्रह है वो इस भाव का पंचमस्तक जो ग्रह बैठा है उसके साथ बैठा है। माता का लाभ मिल जाए, माता से लाभ मिल जाए, पर रोगी हो सकता है।
सर्दी खांसी जुकाम और वायरल फीवर आदि की समस्या, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, रक्त से संबंधित समस्याएं, गिरने पड़ने का डर और खतरा होता है। पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मंगल पे चर्चा करूंगा। मंगल की बात अब कर लेते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए मंगल अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये सप्तम और द्वादश के अधिपति होते हैं, पर वो अगर कमजोर बैठे हों तो और भी वो कमजोर हो सकते हैं। पर इनकी कुंडली के लिए जरा विचार करिए, वो सप्तम और द्वादश के अधिपति होकर के, यानी कि विपरीत राजयोग बनाना जी, 12वें के अधिपति होकर के 6ठे में बैठ गए। अब यहां पे वो विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेंगे, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो कई बार व्यक्ति को असफल भी करेंगे। हो सकता है 1 से 2 बार 3 बार असफल होना पड़े, पर निस्संदेह वहां पे चंद्रमा की सुलभता है। वो शुभग्रह होकर के बैठे हैं, गुरु का प्रभाव है सप्तम भाव पे, सप्तमेश को देख रहे हैं। चंद्रमा पे गुरु का संबंध हालांकि ठीक नहीं जा रहा है यहां पे, पर फिर भी एक बात बताऊं तो सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में वक्री होकर के यहां पे 7 डिग्री 52 कला के हैं। स्वाति नक्षत्र राहु का प्रभाव है। राहु जन्म कुंडली में स्वयं बुध के नक्षत्र में बैठ करके पराक्रम में बल देने का प्रभाव विकसित कर रहे हैं। अब यहां पे कई बार होगा क्या कि व्यक्ति को आसपास के कुटुंबजनों से कटुतापूर्ण संबंध भी निभाने को पड़ते हैं। कई बार उनके दुश्मन चाहे कोई भी हो जाए, हारना तो यहां भी नहीं है क्योंकि मंगल बैठा है खुद ब खुद, पर वहां पे फिर भी व्यक्ति को अपने मामा के संततियों से बचकर रहने की स्थितियां बनती हैं। या कई बार जो छोटे बहुत लोग होते हैं, जो अपने ही निकटस्थ लोग होते हैं, उनसे बचा करके रहने की स्थितियां बनती हैं। इनकी चौथी दृष्टि यहां उच्च की पड़ेगी। यहां केतु स्वयं बैठ करके व्यक्ति को धार्मिक और पुरोधा बनाते हैं, पर्जन्य बनाते हैं। अब यहां पे मंगल की उच्च दृष्टि यहां पे पड़ी और मंगल प्रभाव में मजबूत हैं। सप्तम भाव के अधिपति का 6ठे में जाकर के भाग्य को देखना। अब ये क्या है कि दांपत्य में कमजोरी मिल सकती है पर प्रेम रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बिखर जाएगा, पर हां कभी कभी उसमें कटुता या दूरी रहेगी, वैचारिक मतभेद, एक हेल्दी डिस्कशन होता रहेगा। भाग्य पे उच्च की दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे। वहां पे 7वीं दृष्टि से जन्म कुंडली में सूर्य और शनि को देखेंगे तो व्यक्ति टेक्निकल सपोर्टर हो जाता है, प्रौद्योगिकी का ज्ञान रखने वाला, कई प्रकार की ऐसी विद्याओं को समझने वाला और जानने वाला हो जाता है। दुश्मनों के लिए कुल घातक हो जाता है, समूल नष्ट करने की स्थितियों में होता है। ये जो करना है खत्म करो, कहानी बाद में बची ना रहे। 8वीं दृष्टि यहां शुक्र यहां बैठे हैं। मंगल सेनापति होता है, शुक्र होता है सिंहासन। अगर ग्रहों का संयोग देखिए तो सप्तम भाव डेली बेसिस के इनकम का और शुक्र जन्म कुंडली में 2 नंबर की राशि में बैठे हैं। व्यक्ति के अंदर उठ रहे विचारों का, यह शुक्र और मंगल का संबंध व्यक्ति को कई लोगों से प्रभावित करने वाला, ऊंचे लोगों से संबंध बनाने वाला, अपने पर्दे के बाहर जा करके तोड़ करके अपनी सीमाएं व्यक्ति पहचान अपनी खुद की बना लेता है। मंगल का प्रभाव सूर्य पे हो तो व्यक्ति को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ जनों में ले जाकर के बिठाने वाला हो जाता है। यह बात यहां तक बनी। मंगल राहु के प्रभाव में है, इस वजह से वो कभी कभी हड्डियों के टूटने के खतरे में भी जा सकती हैं चीजें। अपने परिवार को लेकर के हमेशा ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी, इन सभी लोगों के सुरक्षा का भार व्यक्ति को खुद से ही संभालना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को अचानक से कई बार धन ज्यादा मिल जाता है, कभी कभी पूरा खत्म हो जाता है, कभी पूरा खत्म हो जाता है, कभी पुनः वापस मिल जाता है। तो ये स्थिति बने, कभी किसी को पैसे दे दे तो वो व्यक्ति दे दे, कभी पैसे मिले ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों में चूंकि चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं और सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, सूर्य हालांकि युवा हैं पर फिर भी जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति स्वग्रही होकर के बैठे हैं, बुध नीच के हैं। इस वजह से व्यक्ति अगर चाहे तो पैसे ना दे तो ही ज्यादा अच्छी बात होगी। पूरे तरीके से एक ही जगह पे पैसे ना लगाए, रोक रोक करके पैसे दे, किसी पे भरोसा करने से 10 बार सोच ले, किसी एक व्यवसाय पे पूरे पैसे ना लगाए, किसी एक कोचिंग को एक ही बार में पूरे पैसे ना दे। और उसके बाद व्यक्ति कभी भी अपने स्टेट के बारे में कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना मेरे बैंक में है, इतना बैलेंस मैंने रखा हुआ है, ये इससे कभी किसी से कोई जिक्र ना करे, चाहे वो कितना ही निकटतम क्यों ना हो। क्लियर है? अब बुध की बात करते हैं। अब बात बुध की कर लेता हूं। इनकी कुंडली के लिए बुध बनते हैं धन भाव के अधिपति और पंचम के अधिपति। ये 2 महत्वपूर्ण भाव होते हैं, यानी कि अगर इस भाव का अधिपति अच्छा हो तो निस्संदेह धन का लाभ और यश का लाभ मिल जाएगा, सुख का लाभ मिल जाएगा, प्रेम का लाभ। तो यहाँ के अधिपति होकर के नीच के हुए, जिनका निचत्वभंग बुध गुरु कर रहे हैं,
वहाँ वो 23 डिग्री 19 कला के हैं, रेवती नक्षत्र के हैं, दोनों ग्रह बैठे हैं, ये ठीक होता है। और वैसे भी एक बात अगर मैं समझ रहा हूँ तो बुध रेवती नक्षत्र में, गुरु रेवती नक्षत्र में, और ऐसी स्थिति में कि 23 डिग्री 19 कला, 23 डिग्री 19 कला, और ये संख्या विषम की नहीं है, सम की है। ऐसी स्थिति में ये ग्रह ठीक है, फल करेगा। और उसकी 7वीं दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो मैंने उसकी चर्चा कर रखी है कि व्यक्ति को हर तरीके से लाभदायक ही होने वाली है स्थितियां। वैसे भी वो गुरु के साथ बैठे हैं, यानी कि धन के अधिपति धन के कारक के साथ बैठा, और धन के कारक इस कारक भाव से केंद्र में गए हैं। धन के कारक सुख भाव के अधिपति और धन के अधिपति के साथ बैठे हैं। पंचम और द्वितीय दोनों के कारक होते हैं ना गुरु, द्वितीय और पंचम के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि अगर इन दोनों भावों के कारक ग्रह के साथ अगर इनके अधिपति बैठे तो कारक प्रभाव विकसित होगा, धन सही जगह पे खर्च हो, संतुलित होकर के व्यक्ति वाणी बोले, अच्छी वाणी का विकास करे, उसकी बुद्धि तीव्र है, प्रखर है, समझदार है और निम्न बेहतरीन है, एकदम आनंददायक ये स्थितियां बन रही हैं, ये खराब नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि धर्म का भी कारक होता है और उसकी उच्च राशि का निर्माण देखिए जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में है, जहां वो अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। व्यक्ति स्मूथ मेहनत करने वाला है, पराक्रमी है, पर राहु और गुरु के दृष्टि संबंध बन जाने के कारण कई बार व्यक्ति तीव्र मेहनत करेगा, कई बार उसमें गैप कर देगा। तो लगातार कई बार पढ़े, कभी कभी छोड़ दे, लगातार कभी पढ़े, कभी छोड़ दे। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा छठे में कंटिन्यूअस एक जैसा नहीं बनने देते, पर वो ठीक है। बुध यहां पे नीच के, कंसंट्रेशन कई बार भंग होता है, व्यक्ति के दिमाग में कई बार चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसको बार बार रटना पड़ता है। बुध कुमार अवस्था का है और गुरु के साथ बैठा है, नीच अवस्था का बैठा है, जिसका नीचत्व भंग होते होते ही होगा। ऐसी स्थितियों में कई बार व्यक्ति टेबल पे बैठता है पर दिमाग कहीं और होता है। फाइनल मोमेंट पे जाकर के कई बार व्यक्ति को वो चीज भूल जाती है और कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत होती है, हड़बड़ी में रहता है कई बार, और बहुत ही आवश्यक चीजें कई बार छूट जाती हैं। 2 ऑप्शन के बीच में जब किसी एक को चुनना होता है तो कंफर्म नहीं हो पाता है, इसके कारण उसके दिमाग में कई प्रकार की जो स्थिति बनती है वो कमजोर वाली हो सकती है। उस पे राहु का असर है तो उसका तर्क क्षमता और उसके तार्किक होने का प्रमाण राहु खुद दे रहे हैं। राहु का असर गुरु पे है, इस वजह से व्यक्ति को यह इशारा भी मिल रहा है धार्मिक बन जाओ, धर्म का पालन करो, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, क्योंकि शनि धर्म भाव के अधिपति होकर के नीच के हैं, लेकिन वहां केतु उसको बनाना चाहते हैं। राहु का प्रभाव गुरु पे है, इस वजह से व्यक्ति को धर्म का पालन करे, व्यक्ति धर्मज्ञ हो, धर्म का आचरण करे, धर्म से युक्त होकर के जीवन जी ले, और कम से कम कुछ न हो तो बजरंग बली की आराधना और उनका दर्शन नित्य प्रतिदिन करता रहे। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं। आइए अब आपको इनकी कुंडली में गुरु की बात बता देता हूं। गुरु इनकी कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, 24 अंश 21 कला, रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में व्यक्ति को बुद्धिमान और यशस्वी बनाएंगे। उनकी 5वीं दृष्टि राहु के कारण व्यक्ति को स्मूथ मेहनत और कई बार वो चीजें मैंने बताई। गुरु की यहाँ पे स्थिति जो बन रही है, ये लाभ भाव में बैठे हैं और उनकी दूसरी राशि अष्टम भाव में बनती है। अष्टम भाव के अधिपति और लाभ भाव के वृषभ लग्न की कुंडली के लिए ये भी बहुत अच्छे भाव नहीं होते। पर एक बात जो कि समझने वाली है, व्यक्ति को पेट का रोगी बनाते हैं और व्यक्ति को पुत्र का सुख बहुत अच्छा मिल जाता है। व्यक्ति पिता के सदृश, पिता के निकट रह करके उनसे लाभ की स्थिति में जाता है, पिता का लाभ मिलता है और पिता का आदर करने वाला आदरणीय होता है, समाज में लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पुरोधा होता है। पर उसके बाद कि वो बुध के नक्षत्र में है, बुध के साथ वहीं बुध बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति वर्चस्व स्थापित करेगा किसी पे भी और अपने प्रभावों को लेकर के विकसित होगा। इनके पुत्र की लाभ की स्थिति बड़ी अच्छी है, पुत्र से व्यक्ति संततिवान होगा और श्रेष्ठ स्थितियों में ले जाकर के इनका बच्चा भी इन्हें स्थापित करेगा। मतलब कहने का है कि व्यक्ति के दाम्पत्य के जहां प्रेम में देखने का प्रभाव दिख रहा है, दाम्पत्य में प्रेम की स्थिति बन रही है, वहां पुत्र के सुख को भी आसानी से होते देखा जा रहा है। शुक्र बढ़िया है ना, इसलिए। और गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे भी है, सप्तम भाव पे भी है, तो द्वितीय संतति हो, प्रथम संतति हो, और व्यक्ति कई प्रकार से अपने धन को सही जगह पे खर्च करता है, वो अपने सुख के लिए। यहां पे गुरु इशारा ये भी कर रहे हैं बुध के साथ बैठने के कारण कि बच्चे को, ये जो जातक है, इनका धन कभी भी अपने सुख के लिए ना जाए, पर धर्म के लिए जरूर जाए, दान के लिए जरूर जाए, धर्म के कार्य के लिए जरूर जाए, ब्राह्मणों के खर्च और उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए जरूर जाए। ये इशारा है। अब शुक्र की बात करूंगा। बात अब शुक्र की करता हूं। शुक्र इनकी कुंडली के लिए लग्न और छठे के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं
वो बैठे हैं 27 डिग्री 28 कला मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, और लग्न बना है रोहिणी नक्षत्र का। व्यक्ति बुद्धिमान यशस्वी है। लग्न शुभग्रह के नक्षत्र का बना, शुभग्रह का बना, शुभग्रह की राशि में शुभग्रह बैठा है। शुक्र भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। यहाँ पे वृषभ राशि भूमि तत्व की राशि होती है, पर उस पर मंगल का प्रभाव है। व्यक्ति उग्र भी है, व्यग्र भी है, अकर्मण्य नहीं है, कुंठित नहीं है। और इसलिए क्योंकि मंगल जो है वो सप्तम भाव प्रतिक्रिया भाव होता है यहाँ पे, और जन्म कुंडली में वो अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ भाव में जाकर के राहु से प्रभावित होकर के, और शुक्र जो जन्म कुंडली में मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अंग का भोग, साम्राज्य का भोग, पद का भोग, स्वाद का भोग, लाभ का भोग सब भोगेगा। और व्यक्ति को श्रेष्ठ पदों पे ले जाकर के, शुक्र सिंहासन होता है, सिंहासन पे ले जाकर के व्यक्ति को आरूढ़ कर देता है अच्छे पदों से। अपने प्रोफेशनल कैरियर को लेकर के व्यक्ति बहुत ही सजग रहे तो यह ज्यादा अच्छी बात है। अपने ऊपर भौतिकता का बहुत ज्यादा आरोहण ना करे, और यहां पे व्यक्ति को राजा बनाता है, नृपतुल्य बनाएंगे ये शुक्र, व्यक्ति को संपूर्ण लाभ देने की स्थितियों में ले जा रहे हैं। ये बाल अवस्था के हैं। गुरु शुक्र शनि राहु केतु पांचों ग्रह डिग्री में बाल अवस्था के हैं, और ऐसी स्थिति में कि ये सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली में एक जैसे फलों को करने वाले बन रहे हैं। मतलब उनकी जो इंटेंसिटी है फल देने की या फल करने की, वो अगर बाल अवस्था का ग्रह 25% का परिणाम करता है, तो सारे के सारे ग्रह गुरु शुक्र शनि राहु केतु सब 25% के परिणाम को देने वाले बन रहे हैं। शुक्र षडबल में सर्वाधिक बलवान, लग्नेश होकर के लग्न में बैठे व्यक्ति को सुंदर काया और सुंदर स्वास्थ्य का बनाएंगे। मंगल जो कि सप्तम के अधिपति हैं, अगर शुक्र को देखेंगे तो व्यक्ति के अंदर तेज पैदा करेंगे, व्यक्ति के अंदर प्रबलता पैदा करेंगे, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, साहस, धैर्य और पराक्रमी बनाएंगे। ये बात यहां तक क्लियर है। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पे, नवमांश कुंडली में यही शुक्र नीच के हो जा रहे हैं, इस वजह से कई बार कुंडली मैच कर लेनी चाहिए। पर कोई भी ज्योतिषी तो आपको यही कहेगा कुंडली मिलाकर के विवाह करो, क्योंकि शुक्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति छठे भाव में बैठे हैं। तो कई बार नाभि से संबंधित बीमारियां होती हैं, कई बार कमर से नीचे के अंग प्रभावित होते देखे गए हैं, रक्त संबंधित समस्याएं कई बार होते देखे जाते हैं। अब शनि की बात कर लेता हूं। अब जन्म कुंडली में शनि की बात कर लूं। इनकी कुंडली के लिए, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में शनि ही बनते हैं। इनकी कुंडली में कारक ग्रहों में बुध भी बनेंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि यहां बन रही है। शुक्र भी होंगे, पर उनकी एक राशि यहां पे मूल त्रिकोण राशि यहां बन जा रही है, इस वजह से वो साधारण हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। अब वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि लग्नेश हैं, पर फिर भी फल करने के मामले में बुध और शनि ज्यादा बेहतर होंगे। सूर्य महत्वपूर्ण घर के अधिपति हैं, इस वजह से ये भी। मंगल कमजोर घर के अधिपति हैं, इस वजह से ठीक नहीं होंगे, पर बुध, शनि और सूर्य भी अच्छे होंगे। पर एक बात और है, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि को अगर मैं देख रहा हूं तो डिग्री में वो 13 डिग्री के हैं। मैंने बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि वो बाल अवस्था के हैं, पर डिग्री में वो 13 के हैं, तो बाल अवस्था के नहीं, युवा अवस्था के हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में कि शनि नीच के हैं, भाग्येश नीच के, दशमेश नीच के, व्यक्ति दूर जाए। अब होगा क्या बताता हूं। जब कभी भी व्यक्ति घर में रहेगा तो कलह पैदा करेगा, घर में रहेगा तो मन न लगने की शिकायतें करेगा, पर दूर जाए तो खुश रहे, प्रसन्न रहे। और जैसे कि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि व्यक्ति दूर जाए, अपने आप को बाहर स्थापित करे, घर पे छुट्टी बिताने के लिए खाली आए, तो ज्यादा अच्छी बात है। इनको घर से दूर रखने के प्रभाव में रखना चाहिए, क्योंकि शनि शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हैं। शनि के पास नक्षत्र का बल है, क्योंकि मित्र के नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति स्वयं लग्नेश होता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति न्यायप्रिय और सांसारिक भी होती है। राहु और केतु की बात अगर करता हूं तो इनकी कुंडली में राहु और केतु बाल अवस्था के हैं। आधा फल करेंगे, जितना भी करेंगे, जैसा भी करेंगे। अब राहु यहां पे बैठे हैं पराक्रम भाव में, तो कई बार छोटे भाई बहनों से संबंध कमजोर होते हैं। धार्मिक बनाएंगे, क्योंकि मित्र की राशि को देख रहे हैं। नवम दृष्टि से जन्म कुंडली में गुरु को देख रहे हैं, बुध को देख रहे हैं, तो तार्किक और बुद्धिमान। और साथ ही साथ कई बार व्यक्ति ऐसी बातें भी करने वाला होगा या ऐसे क्षेत्रों को लेकर के विकसित होने वाला होता है जो कई बार वो कंफ्यूजन में रह जाए। तो एकदम फोकस वे में काम करे व्यक्ति तो निस्संदेह सफल होने की गुंजाइश कई गुना ज्यादा है। व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक है, व्यक्ति का कैरियर, भाव के अधिपति तैयारी करने के लिए दूर जाए। और इनकी कुंडली के लिए राशि अगर देखता हूं तो सबसे बढ़िया राशि मीन राशि होगी। उसके बाद इनकी कुंडली के लिए मकर राशि अच्छी होगी, हालांकि उसके अधिपति थोड़े कमजोर हैं, पर फिर भी मकर राशि के बल से युक्त जातक को देखा जाता है। अगर कोई जातिका जो वृषभ लग्न की हो या वृषभ राशि की हो, अगर कोई जातिका जो इनकी कुंडली के हिसाब से तुला लग्न की हो या फिर
मकर लग्न की हो तो निस्संदेह उससे विवाह किया जा सकता है। धन कमाने के लिए प्रैक्टिकल रूप से अगर देखें तो व्यक्ति जिस दिशा में जाना चाहता है तो उसके आधार पर अगर व्यक्ति कभी भी उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण की तरफ अगर बढ़ना चाहे तो निस्संदेह व्यक्ति बढ़ सकता है। धन कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए मीन राशि के शहर इसके लिए ज्यादा अच्छे होंगे। द अक्षर और च अक्षर, ये 2 अक्षर इनके लिए बहुत अच्छे होंगे। इनके लिए सबसे अच्छी जो स्थिति होगी, अब ग्रहों में बात करूं तो नवमांश की तो चर्चा कल करूंगा, अब यहीं पे मैं थोड़ी सी चर्चा इनकी कुंडली के लिए अगर दशाओं के क्रम में कर दूं तो कौन से ग्रह कैसी दशा देंगे। सूर्य शुभदायी है, चंद्रमा अशुभ भाव का अधिपति है, मंगल आधा है, मतलब ना तो वो खराब है, हालांकि खराब ही कहेंगे उसे, 2 अच्छे भावों का अधिपति नहीं है। बुध जन्म कुंडली में अच्छे भाव का अधिपति है, गुरु जन्म कुंडली में अशुभ बनते हैं और शुक्र भी जन्म कुंडली में अशुभ ही बनेंगे क्योंकि वो अष्टमे छठे भाव के अधिपति भी हो जाते हैं। हालांकि लग्नेश होने के कारण उनके पास अपना बल रहेगा, वो जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, उस भाव से समस्त प्रकार के संकट को टालने का काम भी करेंगे। बहुत अच्छी कुंडली और भी ये हो सकती थी जब गुरु केंद्र में हो जाते, या उनकी दृष्टि अगर गुरु की स्थिति केंद्र में हो जाती, या साथ ही साथ सूर्य भी लग्न में आ जाते। पर यहीं पे अगर चलित कुंडली की मैं बात कर लूं तो इनकी कुंडली में, चलित कुंडली में जो स्थिति बन रही है, कोई भी ग्रह कुछ भी बदल नहीं रहा है, यथावत है सारे के सारे ग्रह, एक भी ग्रह बदल नहीं रहा है। दैट मीन्स कि इनके जितने भी ग्रह हैं वो सब वहीं बैठे हैं जहां वो देखे जा रहे हैं। चलित कुंडली में भी कोई ग्रह बदल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ग्रह वहीं का फल कर रहा है जहां वो देखा जा रहा है। क्लियर है। अब एक बार इनकी कुंडली में मैं इस बात पे चर्चा कर लूं कि वास्तव में कौन से ग्रह की दशा कैसी जाने वाली है। सूर्य जब भी परिणाम देंगे संपूर्ण देंगे और अच्छा देंगे, चंद्रमा कमजोर, मंगल कमजोर नहीं आधा, बुध भी आधा, गुरु थोड़े सामान्य, शुक्र बेहतरीन पर थोड़े प्रतियोगिताओं में रखने वाले, खर्च को बढ़ाने वाले, विपरीत परिस्थितियों में डालने वाले भी होंगे, पर वो उबार भी देंगे उसी दशा काल में। शनि बेहतरीन परिणाम देने वाले होंगे, बहुत अच्छे परिणाम शनि की दशा में, नौकरी लगे, पुत्र की प्राप्ति हो, भवन का सुख मिले, अगर घर वगैरह खरीदना होगा तो शनि और सूर्य की दशा, शनि में सूर्य, सूर्य में शनि, ऐसी दशाओं में व्यक्ति प्रयास कर सकता है। राहु और केतु की दशाएं सामान्य जाएंगी, जैसा राहु की दशा प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में जाती है, जिस तरीके की जाती है उसी तरीके की राहु की दशा जाएगी। बहुत ज्यादा परेशान ना तो करेगी, पर हाँ मेहनत ज्यादा करवाएगी, माइलस्टोन साबित होगी, व्यक्ति को काम ज्यादा करना पड़ता है, उस समय हो सकता है यात्राएं ज्यादा हो, परेशानी ज्यादा हो, उस समय व्यक्ति जीवटता से मेहनत करेगा, नया काम मिलेगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है व्यक्ति के जीवन में। सामान्यतया अगर कहें तो राहु की दशा 50% अच्छा और 50% बुरा परिणाम करेगी। वो बुरा इसलिए करेगी क्योंकि त्रिक भाव में बैठे हैं, पर वो ठीक भी होगी क्योंकि शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं और उस भाव का अधिपति मंगल के साथ, जो कि सप्तमेश होता है, उसके साथ बैठा है। इस वजह से चंद्रमा और मंगल का संबंध धनदायक, लक्ष्मीदायक और श्रेष्ठ स्थितियों में ले जाकर के व्यक्ति को स्थापित करने की योग्यता और क्षमता देगा। ये कुंडली अच्छी है, पर इसकी कुछ कमजोरियां हैं जो कि जरूर ही बता देनी चाहिए। इस कुंडली की कमजोरी सबसे है व्यक्ति का नैतिक पतन न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति बुरे मित्रों के साथ ना जाए, बुरे जगहों पे वक्त न बिताए, नैतिकता का पालन करे, गुरुजनों का आदर करे, ब्राह्मणों का आदर करे, सम्मान करे, संस्कृत श्लोक का अर्थ करे, पाठ करे, पठन करे, ब्राह्मणों का हमेशा ही श्रेष्ठता से धन का दाता बने, मित्रों से उतने ही संबंध रखे जितनी की आवश्यकता हो, गलत, गरीब और धूम्रपान की समस्या ना हो, क्योंकि ये सूर्य शनि 12 में बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं, शुक्र पे मंगल का प्रभाव है। व्यक्ति धूम्रपान आदि से, नशा और गलत और गंदी चीजों से भोजन जितना ज्यादा हो सके शुद्ध करे, क्योंकि गुरु और बुध का प्रभाव यश वृद्धि करने वाला है। मांस भक्षण ना करे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। थक गया मैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बोलने पे नेत्र धस जाते हैं तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे इनके नवमांश, दशमांश और बाकी अन्य चार्ट पे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।